हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एसके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अभी लेक्चर हमने पढ़ा है जनसंख्या के ऊपर। इट मीन्स हमने जो है चैप्टर 4 पढ़ा है। चैप्टर 4 में जनसंख्या, निर्धनता और आपका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी, 3 चीज़ें थी। जनसंख्या के हमने कुछ उसमें सेगमेंट पढ़ लिए हैं। उसमें लास्ट के 2 सेगमेंट रह रहे थे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। UIDAI, ठीक है, ये रह रहा था आपका। एंड सेकंड आपका भारतीय जनगणना रह रहा था। उसमें मैंने आपका इसलिए नहीं कराया था क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी हो जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती, लंबा लेक्चर आप नहीं देख पाते। तो ये 2 जो लास्ट के थे ये मैं आपका इस वाले उसमें आपका कवर करूँगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका UIDAI। UIDAI क्या है? UIDAI इसकी पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी UIDAI की फुल फॉर्म हो चुकी है। इसके बारे में जान लेते हैं ये हो क्या है क्या ये आपका एक सांवैधानिक या सांवैधिक प्राधिकरण है, मतलब कि अथॉरिटी है। प्राधिकरण का मतलब अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है? सांवैधिक। सांवैधिक का मतलब ये है 2009 में आपकी जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार, उसने जो है 2009 में एक कानून पारित किया था। संसद से द्वारा एक कानून पारित किया था। तो उस कानून पारित करने के बाद ये आपका एक अधिनियम बना था। तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, अलग से इसका कानून पारित किया था। तो ये आपका क्या है? सांवैधिक प्राधिकरण अथॉरिटी है। ये क्या करती है? ये अथॉरिटी ये क्या काम करती है? भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करती है, या राष्ट्रीय पहचान लिख लीजिएगा आप। राष्ट्रीय पहचान जारी करती है। मतलब ये क्या करती है? 12 अंकों का हर भारतीय को एक नंबर देती है, जिससे उसकी पहचान क्या हो जाती है? आइडेंटिफाई होती है। तो जो भी व्यक्ति भारत में रहेगा उसको एक आधार या आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसके आधार पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास चली जाती है। सरकार के पास जाती क्यों है? सरकार क्यों रखती है? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है, उसका एक उद्देश्य है। क्यों सरकार ये सब कराती है? वो इसलिए कराती है सरकार कि सरकार चाहती है कि अगर हम कोई योजना बनाएं, जैसे कि एक सब्सिडी आपने सुना होगा। सब्सिडी का मतलब जैसे आप लोकल लैंग्वेज में समझ लें, जैसे गैस सिलेंडर आप लेते हैं तो गैस सिलेंडर आपका 400 का मिलता है, लेकिन आपको सरकार कितने का देती है? 800, 950 या 850, जहां जैसा हो। तो 850 का अगर आपको दे रही है, मिलता है वो 400 का, तो 850 के वो आपके जो 450 रुपए हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो वो क्या होती है? आपकी सब्सिडी होती है। तो सरकार सब्सिडी देने के लिए आपकी एक इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है हर तरीके की, जिससे कि सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो सब्सिडी जो है वो वापस कर दे। तो सब्सिडी देने के लिए समझ लो, जैसे कि कोई योजना अगर आपने बनाई है सरकार ने, और कुछ योजना के तहत सरकार को कुछ स्कीम बनाई है, 10,000 रुपये देने हैं किसी को, तो 10,000 रुपये देने हैं। तो आपकी अगर इंफॉर्मेशन सरकार के पास होगी तो उस इंफॉर्मेशन के साथ सरकार योजना बना के आपके अकाउंट में उसे 10,000 रुपये डालने, तो वो डायरेक्ट वहीं से डाल देगी। आपको घर पे देने नहीं आएगी, वहीं से डाल देगी वो। तो इसका उद्देश्य ये होता है सब्सिडी देने के लिए, या फिर कोई सेवा है सरकार के द्वारा, या कोई स्कीम है, क्या योजना है, तो डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट रूप में वहां पे क्या कर दे? वो बेनिफिट या चीजें ट्रांसफर कर दे, बेनिफिट कर दे, लाभ जो है पहुंचा दे आपके घर बैठे आपको। तो ये उद्देश्य इनका यही होता है, एक नंबर प्रोवाइड, क्योंकि आप जैसा वो नंबर किसी को नहीं होगा पूरे भारत में। वो आपका स्पेशल आपका नंबर होगा, 3rd सेकंड का होगा ही नहीं किसी का। और दूसरी पहचान जो है, इसका और भी उद्देश्य था, और दूसरी पहचान को डिसॉल्व करना था। जितनी भी आपने बहुत सारी पहचान, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, आईडी जिसको बोलते हैं, वो डिसॉल्व, उसकी मान्यता खत्म कर देनी है। बस एक होगा आधार कार्ड, 12 नंबर का होगा, वो आपको दी जाएगा। उसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगी जो सरकार के पास होगी। सरकार क्यों लेती है? उनका उद्देश्य होता है सब्सिडी देने के लिए, योजनाएं बनाती है उसका लाभ देने के लिए, डायरेक्ट आपको, या फिर कोई सेवा है वो सेवा आपको देने के लिए, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। 2009 में ये जो है सरकार ने बनाया था सांवैधानिक प्राधिकरण, और सबसे पहला जो आधार नंबर मिला था एक महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के व्यक्ति,
उनको मिला था सितंबर 2010 में। उनका नाम था नंबूदार। ये आया था क्वेश्चन कि पहला आधार नंबर किस व्यक्ति को मिला था। तो महाराष्ट्र के अंदर सितंबर 2010 में नंबूदार नाम के एक व्यक्ति थे जिनको पहला आधार कार्ड या आधार नंबर मिला था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या, तो 2010 में मोदी जी ने, या ये वाली गवर्नमेंट जो चल रही है अभी, इस सरकार ने 2016 में एक आधार अधिनियम 2016 पारित किया। और आधार अधिनियम 2016 पारित करने के बाद लोगों को राष्ट्रीय पहचान देने का, क्योंकि उस टाइम पर रुक गया काम, लेकिन 2016 में इसको फिर से बड़े पैमाने पे किया गया कि आप अपना आधार नंबर बनाइए, आपकी सेवाएं, आपका जो लक्षित योजनाएं हैं वो आपके घर तक आपके लिए पहुंचाई जाएंगी। समझ रहे हैं आप। तो 2016 में आधार अधिनियम बनाकर ये भी एक योजना जो है स्टार्ट की गई है। तो इसको आप जल्दी बनाइए अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं, विशिष्ट पहचान। ठीक है, ये महाराष्ट्र सितंबर 2016, ये सारी चीज़ें आपको समझ जाना। 12 अंकों का, हर भारतीय को एक पहचान देने के लिए एक नंबर दिए जाते हैं, 12 नंबर। ठीक है, और जितनी भी फर्जी पहचान है उनको ख़त्म करना है, एक इसका लक्षित टारगेट है। इससे क्या है, आपका यह है डाटा सारा सरकार के पास सटीक रूप में चला जाता है। आपका फिंगर, आपकी आइरिस, जो फिंगर आपकी होंगी वो किसी और की नहीं होंगी, जो आइरिस आपकी होंगी आइस की वो किसी और की नहीं होंगी। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है सबकी। तो ये आपका UIDAI है, इसको इतना ही रखते हैं। ये जनसंख्या का होता है, इसलिए जनसंख्या टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ है ये। अब जो है हम सेकंड पढ़ते हैं, भारतीय जनगणना। ये हो चुका है आपका, पढ़ेंगे भारतीय जनगणना। भारतीय जनगणना जो है अभी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका भारत में प्रतिपादन कब हुआ? 1772 में, 1872 में लॉर्ड मेयो नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सर्वप्रथम भारत में जनगणना कराई थी। सर्वप्रथम 1872 में। अब से लगभग कितने साल पहले आप समझ रहे होंगे, 200-250 साल पहले भारत में जनगणना हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। उसके बाद जो है 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई, 1881 में। और ये यहाँ से क्रमबद्ध का मतलब लगातार, क्रम के तरीके से, मतलब 1881 से लगातार हमारे भारत में क्या होती चली आ रही है, जनगणना होती चली हर 10 साल में। भारतीय जनगणना कितने में होती है? हर 10 साल में होती है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 72 में पहली बार हुई और 81 में जब हुई, तो वो क्रमबद्ध तरीके से हुई। क्वेश्चन बनता है कि पहली बार में कब हुई? पहली बार तो पहली 1872 में हुई, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से कब हुई? तो वो 1881 में, क्योंकि इसके बाद लगातार होती भी आ रही है। 1881 में भी हुई, 1891 में भी, 1901 में भी, 1911 में भी, 21 में भी, इस तरीके से आपकी 41, 71 सब में होती चली आ रही है। 2011 में भी हुई है फाइनल। 1911 और 1921 वाला जो टाइम पीरियड था, 1911 से 1921 वाला जो टाइम पीरियड है, वो महान विभाजक रेखा कहा जाता है। महान विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है महान विभाजक रेखा? क्योंकि ये 1911 से 1921 वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो आपकी ऋणात्मक रही थी। बड़ी बात थी, ऋणात्मक का मतलब बड़ी नहीं थी, घटी थी। इसका मतलब भारतीय जनसंख्या में वृद्धि जो थी निगेटिव रही थी। क्या कारण रहे होंगे? 1911 से 1921 में, आपका मैं बीच में बता दूं, 1940 में और 1980 इस साल में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। मतलब कि विश्व में युद्ध हुआ था। भारत भी इस विश्व में युद्ध में साथ था, ब्रिटेन के साथ खड़ा था वो उस टाइम पर। ब्रिटेन ने वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको अधिकार देंगे कुछ, क्योंकि ब्रिटेन हम पे शासन करता था उस टाइम पे। उसने लॉलीपॉप पकड़ाया था भारतीयों को कि हम आपकी मदद करेंगे बाद में, पहले आप हमारी मदद करो विश्व युद्ध में। तो भारत ने युद्ध में साथ दिया तो अपने काम नहीं कर पाए जो वो करते थे। तो इसलिए क्या हुआ, हमारी जो है उस टाइम पे जनसंख्या क्या रही? ऋणात्मक रही, निगेटिव रही। क्योंकि वो किस में लगे हुए थे? युद्ध में लगे हुए थे पुरुष लोग। तो पुरुष लोग युद्ध में लगे हुए थे तो फिर दिक्कत हो गई। तो उस टाइम पे जो है महाभारत में जनसंख्या में वृद्धि निगेटिव रही, ऋणात्मक रही। तो महान विभाजक रेखा का मतलब इससे पहले भी बढ़ रही थी, इसके बाद भी बढ़ती रही, मतलब अभी भी बढ़ रही है। लेकिन इस टाइम पीरियड में नहीं बढ़ी, बल्कि ऋणात्मक हो गई, कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनगणना का सीन।
ये आपका आर्टिकल जो हमारा 246 है, अनुच्छेद 246 में इसकी भारतीय जनगणना की बात है या जिक्र है। और इसमें ये बात कही गई 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। 3 सूची होती है। समवर्ती सूची ये दिख रहा है ना आपको, सुन लो अगर दिख भी नहीं रहा तो। संघ सूची मतलब कि यूनियन, राज्य मतलब कि स्टेट, समवर्ती सूची मतलब कि कंक्रीट लिस्ट। ये लिस्ट का जो जिक्र है आपका ये 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची, संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है, 395 आर्टिकल है। तो उन 12 अनुसूची की 7वीं अनुसूची में ये तीन सूची हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, संघ सूची, समय राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में ये बात लिखी हुई है कि आपका भारतीय जनगणना होगी हर 10 साल में। भारतीय जनगणना होगी हर 10 साल में। और संघ सूची में जो बातें लिखी हुई होती हैं उस पर जो अधिकार होता है वो अधिकार होता है केंद्र सरकार का। मतलब कि संघ सूची में जो बातें लिखी हुई होंगी उस पर जो नियम बनाने का, कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची में जो आपका कानून बनाने का अधिकार होगा वो जो राज्य सरकार को होगा। समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वह केंद्र और राज्य दोनों को होगा। तो संघ सूची में अगर ये बात लिखी हुई है इसका मतलब केंद्र सरकार जो है भारतीय जनगणना कराती है, उसके पास ये अधिकार है। 246 और ये 7वीं अनुसूची ध्यान रखना, और ये संघ सूची, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो बात करेंगे भारतीय जनगणना की करेंगे। भारतीय जनगणना की करेंगे। और आपको पता है हमारी भारतीय जनगणना कितनी हो चुकी हैं? टोटल हमारी 15 हो चुकी हैं। अगर आप काउंट करोगे यहाँ से काउंट करोगे तो टोटल 15 हो चुकी हैं, टोटल 15। लेकिन अगर आप आज़ादी की बात करोगे, आज़ादी का मतलब 1947 के बाद अगर बात करोगे तो हमारी टोटल कितनी हो चुकी हैं? 7। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अभी तक हमारी आज़ादी के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है भारतीयों के द्वारा, क्योंकि आज़ादी के बाद भारतीयों के द्वारा होगी है तो 7 हो चुकी हैं, लेकिन ब्रिटिश काल से जो चली आ रही है वो टोटल 15 हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम भारतीय जनगणना किसकी बात करेंगे? 2021 की बात करेंगे। सॉरी 21 की अभी होगी, हम बात करेंगे 2011 की। तो कैसे बात करेंगे इसकी कि हमारी उस टाइम पे जनसंख्या कितनी थी 2011 में, महिलाओं की कितनी थी, पुरुषों की कितनी थी, शिशु मृत्यु दर कितनी थी, मातृ मृत्यु दर कितनी थी, जीवन प्रत्याशा कितनी थी, या फिर साक्षरता कितनी थी। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट में लिख देता हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा तो इसको मैं एक बार लिख दे देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, हम जो है भारतीय जनगणना देखेंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, भारतीय जनगणना देखते हैं। इधर ही केंद्र सरकार लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब जो है भारतीय जनगणना हम देखेंगे। ठीक है, भारतीय जनगणना तो आपकी भारतीय जनगणना जो 2011 है उसका एक शीर्षक रहा था कि उसका एक नाम दिया था। तो उसका एक जो नाम दिया था शीर्षक का, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये शीर्षक रहा है और इसकी कुछ बातें हैं, मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाना कि हाँ है क्या। डिटेल आप जब भी कभी एग्जाम दोगे, हालांकि अभी इतनी रिलेवेंट नहीं रहेगी क्योंकि 2021 की जनगणना आपके सामने कुछ दिन में आ जाएगी, तो इतनी रिलेवेंट नहीं रहेंगी, लेकिन एक समझ विकसित जरूरी है इन चीज़ों पर। तो भारत का क्षेत्रफल, जैसे कि विश्व का पूरा क्षेत्रफल आपने 100% मान लिया है। क्षेत्रफल का मतलब ये जो जितने भी महाद्वीप हैं इन सब महाद्वीप को जोड़ लो, ये 100% है। तो उतना भारत का कितना परसेंट है उसमें? 2.4% जो है भारत ने इतना क्षेत्र ले रखा है। जो भारत का एक टेरिटरी है ये पूरी, तो आपकी वो को 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है उसका, पूरे उसका। तो भारत का क्षेत्रफल 2.4%, और जो विश्व में अगर 100% आबादी है तो कम से कम 17.5% आबादी कहाँ निवास करती है? आपकी भारत के अंदर निवास करती है। दूसरे नंबर पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है चाइना के बाद, चाइना की पहले, भारत की दूसरी। तो 17.5% आपकी पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है? भारत में। कुल जनसंख्या 2011 की यह है आपकी 1,21,08,54,977। ये 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, आज 2020 आ चुका है तो लगभग 35 करोड़ हो चुकी होगी। पुरुष की उनमें से इतनी है, 1 मिलियन में आपका कितना होता है? 10 लाख, तो आपकी 623 मिलियन है। इस चीज़ को ध्यान रखना। महिलाओं की इतनी है 586, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो अपना आप कैलकुलेट कर लेना। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या जो है आपकी 16,44,78,150, इतना परसेंट इनका रोल है पूरे भारत में। जनसंख्या घनत्व 382। जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति वर्ग क्षेत्र में जितने लोग आते हैं,
जैसे एक कमरे में अगर 5 लोग रहते हैं लेकिन उसमें 10 आके रहने लगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। उस क्षेत्र में जो प्रति वर्ग क्षेत्र है उसमें रहने वाली जनसंख्या वो आपका घनत्व कहलाती है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व 382 है, ये पूरे भारत का है। सर्वाधिक जनसंख्या जो हमारे भारत में, तो वो आपकी यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की। सर्वाधिक जनसंख्या मतलब जिस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है पूरे देश में, तो यूपी की है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर बिहार। जनसंख्या आप इसे मत समझना कि घनत्व इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, महाराष्ट्र का भी क्षेत्रफल ज़्यादा है, बिहार का क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है। न्यूनतम जनसंख्या आपकी गोवा की है, कम लोग रहते हैं, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा, गोवा की सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये राज्य की बात की, अब यूनियन टेरिटरी दिल्ली की होगी, जाहिर सी बात है, दिल्ली ज़्यादा हमारी राजधानी भी है। न्यूनतम जनसंख्या यूटी, दादर एंड नागर हवेली, न्यूनतम सबसे जो है वो आपकी दादर एंड नागर हवेली की है, सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली की है, तो ये पॉइंट बहुत नॉर्मल है। उसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा की है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग जो शहरों में रहते हैं वो गोवा के अंदर रहते हैं, क्योंकि गोवा में गांव नहीं है, इसका मतलब गांव है तो कम है, और हैं तो उसमें लोग नहीं रहते, शहरों में रहते हैं सब। ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे गांव हैं, उनमें गांव में लोग रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। साक्षरता 74% है, जिनमें से 80.6% आप पुरुष की है और 64.6% महिला की है। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो केरल में हैं, और इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात भी है। ठीक है, केरल में ये पढ़े लिखे लोग जो हैं लड़की लड़कों में भेदभाव नहीं करते, तो इसलिए लिंगानुपात भी वहाँ का बढ़ा हुआ है, केरल का अच्छा है लिंगानुपात। लेकिन जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ का लिंगानुपात भी गिरा हुआ होगा। तो ये आपका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या? जनसंख्या। मैंने आपको 4th चैप्टर में लिखवाया था जस्ट इसके लेक्चर में, पिछले वाले में, जनसंख्या, बेरोजगारी और आपकी तीसरा वाला जनसंख्या, बेरोजगारी और निर्धनता। तो निर्धनता और बेरोजगारी ये भी रह रहा है आपका। जनसंख्या आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फुल डिटेल में। अब हम निर्धनता पढ़ेंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लगे रहना साथ में। सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा बहुत अगर मेहनत लगती हो, पसीना दिखता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।